निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? ए घास गाय और हाथी, बी घास हिरन और शेर, सी घास टिड्डा मेंढक और सांप, और ऑप्शन डी है घास बकरी और मानव। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, आराम से लगाइए। तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप भी जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होती है। इसमें जो ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो एक दिशीय होता है, और कौन किसे खाता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होती है। आइए देखिए, घास को गाय खा जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बट गाय को हाथी नहीं खाएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, घास को हिरन खा सकता है और हिरन को शेर खाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। सी ऑप्शन देख लेते हैं हम, घास को टिड्डा खाएगा, सही बात है, और टिड्डे को मेंढक खा सकता है और मेंढक को सांप खा सकता है, ये भी हमारा सही है। डी देख लेते हैं, घास को बकरी खाती है, बिल्कुल सही बात है, और बकरी को मानव खा सकता है, मतलब ये भी सही है, मतलब बी सी डी तीनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बी सी डी तीनों ऑप्शन है। ठीक है, आइए तो इसका और आंसर की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पहले उत्पादक देखते हैं, फिर उपभोक्ता देखते हैं, आई मीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, और लास्ट में फिर आपका उच्च उपभोक्ता आ जाता है। इसी अकॉर्डिंग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तरों के सही क्रम के लिए उचित शब्द चुनें। ए सर्वाहारी, बी शाकाहारी, सी स्वपोषी, डी मांसाहारी और ई परपोषी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आप भी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो भोजन को बनाते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, आप जो स्वपोषी सबसे पहले आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी को कौन खाता है, परपोषी खाएंगे, हेटरोट्रॉप्स खाएंगे, सही बात है, तो हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। और परपोषी में भी क्या होते हैं, आपके पहले शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे, फिर सर्वाहारी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इकोलॉजी का अध्ययन है या पारिस्थितिकी का अध्ययन है? ए जीवों और पर्यावरण की अंतःक्रिया, बी पर्यावरणीय परिवर्तन, सी जीवों के बीच संबंध, और डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पारिस्थितिकी में क्या होता है, हम जीव और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट सभी की बात करते हैं, हम जीवों के बीच अंतर संबंधों की बात करते हैं, ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, पोषक चक्र की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है। आइए इनको मिलाते हैं, ए घास, बी गेहूं, सी मानव, डी बकरी और ई एलिफेंट। तो इसको हमने इस फॉर्म में लगाना है ताकि ये लग जाए कि हाँ एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला बन रही है। तो आप भी जानते हैं इसमें घास है, घास को बकरी खा लेगी और बकरी को मानव खा सकता है। तो ए को, ठीक है, ए को डी खाएगा, डी को सी खा सकता है, तो ए के बाद डी, डी के बाद सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या लग रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ये सही श्रृंखला है, बाकी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह जीव है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता है? ए कीस्टोन, बी फ्लैगशिप, सी अम्ब्रेला और डी इंडिकेटर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कीस्टोन प्रजातियां। जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य नियंत्रक होती हैं, और ये खत्म हो जाती हैं तो मान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप पास सी ऑटर की बात कर सकते हैं, टाइगर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कि जिनकी अनुपस्थिति में जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा असंतुलित हो जाता है। तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक अंतःक्रिया से क्या बनता है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी बायोम, सी खाद्य जाल और डी पर्यावरण। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं खाद्य श्रृंखलाओं की जो अंतःक्रियाएं होती हैं इससे पर क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से बनता है, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, कई मार्गों से होते हुआ कंप्लीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? ठीक है, ए आर्थर टेस्ले, बी यूजीन ओडेम, सी चार्ल्स डार्विन और डी लिनियस।
उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एजी टेंसले या आर्थर टेंसले साहब, इन्होंने 1935 में ये आपका इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था। एक और तथ्य याद रखिएगा, जो ओडेम है इन्हें हम आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। किसे, यूजीन ओडेन को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ए 100%, बी ओनली ऑर्गेनिक मैटर, सी 10% और डी 50%। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप जानते हैं जो 10% का नियम है, इसको आपके लैंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो क्या कहता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड है। ए संख्या पिरामिड, बी ऊर्जा पिरामिड, सी बायोमास पिरामिड और डी जलीय बायोमास पिरामिड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी जलीय बायोमास पिरामिड। क्योंकि जो जलीय बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, वो उल्टा होता है। ठीक है, कारण क्या है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम होते हैं और बायोमास क्या होता है, तेजी से उसका पुनरुत्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब ऊर्जा पिरामिड की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है, क्योंकि 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीयक उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी, तो आप सबसे किसके उत्पादक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी। सूर्य का प्रकाश क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। जब अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा तो जो उत्पादक या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इनमें आपकी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे बारिश प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी, जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लांट ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप करेंगे। इसलिए वहाँ की क्या कहेंगे, जब विविधता ज़्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। ए 1947, बी 1950, सी 1955 और डी 1960। तो आपको बताना है जो वन महोत्सव है इसे हमने कब स्टार्ट किया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं जो वन महोत्सव है इसे सन 1950 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1950 में स्टार्ट किया गया था। किसने द्वारा शुरू किया गया, तो के एम मुंशी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, वृक्षारोपण को बढ़ाना। और ये कब मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं। ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता और डी मृतोपजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं हरे पौधे क्या होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है। ए ऊर्जा प्रवाह, बी खनिज चक्र, सी उपभोक्ता और डी ए और बी दोनों। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ये ऊर्जा प्रवाह है या जो खनिज चक्र दोनों ही क्या है, ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्थान पर कौन होता है। ए उत्पादक, बी अपघटक, सी परजीवी और डी उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम पायदान पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतिम स्तर पे होते हैं, ये मृत जीवों को विघटित करते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं। या जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में डैश को सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। ए उत्पादक,
बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी परजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? मेनली अपघटक होते हैं और वो जैव मृत जैव पदार्थों पर निर्भर होते हैं और फिर उनका पाचन करके पाचकीय संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं या जो अपघटक होते हैं वो आपके सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रोफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, डी संचय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो बायोमैग्निफिकेशन है जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने के बाद जो आपका विषाक्त पदार्थ है वो बढ़ते जाते हैं, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप डीटी की बात कर सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं। ऐसे रसायन जो होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, जिस तरह ऊर्जा है वो तो आपकी 10% ही मूव करती है, बट जो केमिकल सब्सटेंस है वो डिग्रेडेट नहीं होते हैं, तो पूरे के पूरे एक्यूमुलेट होते हैं, बाद में लास्ट स्तर पर जाके बिल्कुल संचय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? ए सनलाइट, हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स। बी सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। सी सनलाइट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और प्रोड्यूसर्स। और डी हमसे कह रहा है सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। उम्मीद है आपने इसका सेंसर लगा लिया होगा। ध्यान से पढ़ा हुआ इसका आंसर पक्का निकल जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सेंस हमारा क्या? ऑप्शन डी, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, सनलाइट तो सब में कॉमन है। सनलाइट को क्या होता है? उपभोक्ता उपयोग करते हैं। उन्हें क्या होते हैं? जो शाकाहारी उनका उपयोग करते हैं। और फिर शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। यही सारा सही है, बाकी सब गलत होगा, कुछ ना कुछ देख लेंगे। अब जैसे सनलाइट्स को हार्बिवोर्स नहीं खाते भाई, ठीक है, या सनलाइट को प्रोड्यूसर्स खाएगा बट उसको कार्निवोर्स नहीं, इसको हार्बिवोर्स कर दी, गलत है आपका। सनलाइट को हार्बिवोर्स नहीं कर सकता है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आवास में जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए यूथेनिक्स, बी यूजेनिक्स, सी एथोलॉजी और डी एथनोलॉजी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एथनोलॉजी। क्योंकि जो एथोलॉजी होती है उसमें क्या होता है? पशु व्यवहार का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण में किया जाता है। याद रखिएगा क्या है? एथोलॉजी में क्या करते हैं हम? प्राकृतिक आवास में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौड़े आधार वाला त्रिकोणीय आयु लिंग पिरामिड क्या दर्शाता है? ए कम जन्म दर के कारण कम युवा जनसंख्या, बी निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या शून्य, सी उच्च जन्म दर के कारण अधिक युवा जनसंख्या और डी कम जन्म दर से वृद्ध जनसंख्या अधिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि चौड़े आधार वाला त्रिकोणीय आयु लिंग पिरामिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन उच्च जन्म दर के कारण अधिक युवा जनसंख्या, यही क्या दिखाता है हमारा? त्रिकोणीय चौड़े आधार वाला क्या आपका दिखाता है? आप जानते हैं चौड़ा आधार क्या दिखाता है? अत्यधिक जन्म दर दिखाता है। और अधिक युवा जनसंख्या क्या होती है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या को दिखाती है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय और डी कोई निश्चित दिशा नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक दिशीय, क्योंकि आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा क्या होता है? एक दिशीय होता है। जैसे सूर्य को उत्पादक, सूर्य की ऊर्जा को उत्पादक लेंगे, उत्पादक को उपभोक्ता, उपभोक्ता को अपघटक लेंगे, मतलब सिंगल डायरेक्शन में चलता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका 10% का नियम भी लैंडमान वाला वो भी वर्क करता है। और एक बार और याद रखिएगा तो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका जो पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक क्या है? ए मानव, बी जीवाणु, सी पौधे और डी कवक और ई इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको देख रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? इसका आंसर लगाएंगे हम ई। क्यों हम ई लगाएंगे? क्योंकि इसमें सारे के सारे ऊपर के जो ऑप्शन है, मानव हो गया,
जीवाणु हो गया, पौधों का कवक हो गया, ये सभी के सभी क्या है, पाचकीय तंत्र के आपके क्या है, आपके जैविक घटक। अगर हमसे पूछा कि अजैविक घटक, तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन ई, क्योंकि सभी क्या जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ए ऊर्जा, बी संख्या, सी बायोमास और डी मिट्टी। तो आपको बताना है किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या होता है, हमेशा ही सीधा होता है, ये हमेशा सीधा मिलेगा आपको, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ही ट्रांसफर होती है, वो लेंडमान वाला रूल आप लगा देंगे, ठीक है, इसलिए हमेशा सीधा बनता है। हाँ, जो आपके संख्या और बायोमास के जो पिरामिड है वो उल्टे हो सकते हैं, बट ये हमेशा सीधा रहता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा ए समान रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी बढ़ या घट सकती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जो लिंडमान साहब का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही, घटती क्या होती है, घटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि होती है, तो क्या कहलाता है, ए सहभोजिता, बी परजीविता, सी सहजीवन और डी पारस्परिकता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सहभोजिता, जिसमें दो जीव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ ना हानि होती है, जैसे वेल और बार्नेकर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूटुअलिज्म में याद रखिए, म्यूटुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, ठीक है। पारस्परिकता में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को लाभ दूसरे को हानि होती है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है, ए मोर, बी लोमड़ी, सी बाघ और डी सांप। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ, क्योंकि आप जानते हैं बाघ क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। इसको हम टॉप कॉर्नियोर्स भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है, ए यूट्रिफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन और डी संचय या संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो अविघटनीय कीटनाशकों का संचयन है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो बायोमैग्निफिकेशन है, इसमें क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हम जो पढ़ते हैं, तो जो विष की मात्रा जो होती है, जो कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसकी मात्रा बढ़ती है, उसी को हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है ये आंसर सभी का सही हो, जैसे डीडीटी या मरकरी क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा किस रूप में होती है, ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी यांत्रिक और डी रासायनिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में पारस्परिक तंत्र में जो 10% ऊर्जा जो मूव होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, तो किस फॉर्म में मूव होती है, तो वो आपका केमिकल एनर्जी, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है, ए मरुस्थल, बी वन, सी घास भूमि और डी महासागर। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो आप भी जानते हैं कि जो आपका महासागर होता है, ये क्या होता है, सबसे स्थिर या कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इसे कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महासागर है ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। और सबसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो सबसे विशाल होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा, कम से कम होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपस में जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, ए खाद्य चक्र, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य जाल और डी खाद्य प्रणाली। उम्मीद है आप इसका आंसर सोच लिया होगा और आप लगा भी रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला होती है यही मिलकर क्या बनाती है, आपका खाद्य जाल बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो
तो खाद्य जाल क्या होता है? ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है, क्योंकि एक जीव के नष्ट होने पे उसके अन्य विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरी कंज्यूमर? निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ए गरुड़ और सांप, बी टिड्डा और हिरण, सी सांप और मेंढक, और डी सारस और मेंढक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा आपका है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मेनली जो शाकाहारी जीव होते हैं वही क्या होते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया, ये सभी के सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और हाँ, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को हम द्वितीय पोषण स्तर भी कहते हैं, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन चुनिए। ए परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बी परपोषी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सी परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और डी परपोषी CO2 से भोजन बनाते हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आइए हम कोशिश करते हैं। परपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं, आप जानते हैं परपोषी जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्वपोषियों पर अपने भोजन के लिए, तो बिल्कुल गलत है आपका। सेकंड हमसे कह रहा है परपोषी सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि स्वपोषी उपयोग कर पाएंगे, परपोषी नहीं करता, ये भी गलत है आपका। परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो परपोषी होते हैं वे अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? परपोषी CO2 से अपना भोजन बनाते हैं, ये भी गलत है आपका, क्योंकि स्वपोषी बना पाते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो परपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और स्वपोषी क्या होते हैं? ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में स्वयं बनाते हैं, ये आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह खाद्य श्रृंखला बनाता है? ए घास, गेहूं, आम, बी घास, बकरी, मानव, सी बकरी, गाय, हाथी, और डी घास, मछली, गाय। तो आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? हु इट्स होम, कौन किसे खाता है उसी बेसिस पे। तो अब आइए देखते हैं। घास को गेहूं नहीं खा पाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, घास को बकरी खा सकती है, बकरी को मानव खा सकता है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड देख लेते हैं। बकरी को गाय बिल्कुल नहीं खाएगी, घास को मछली खा सकती है, पानी वाले घास को, बट मछली को गाय नहीं खाती, भी गलत है। ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? तो आपने उम्मीद है इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका सही रूप क्या है? घास, बकरी, मानव, ये सही क्रम है। और आप जानते हैं ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा ही सीधा बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला के सरल रूप में आधार क्या होता है? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी प्राथमिक मांसाहारी, और डी द्वितीयक मांसाहारी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो चराई जो चराई के मैदान होते हैं, इनमें खाद्य श्रृंखला के रूप में आधार क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उपभोक्ता, क्योंकि आप जानते हैं जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है इसमें बिल्कुल बॉटम पे वाले ऐसे बना रहे हैं खाद्य श्रृंखला में, स्टार्टिंग में अगर पिरामिड अगर बनाते हैं सबसे बॉटम पे कौन आएगा? तो प्रोड्यूसर्स आएंगे। खाद्य श्रृंखला ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर उसको प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीयक चलता है। तो सबसे नीचे कौन आएगा आधार पे? तो बताएंगे सर आपका प्रोड्यूसर आएगा। ये लगभग सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम जीव समूह को क्या कहा जाता है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी मांसाहारी, और डी शाकाहारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो अपघटक होते हैं वो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जिससे क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं पुनः मिट्टी में वापस लौट जाते हैं, और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके पोषक चक्र को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत पदार्थ या अपशिष्ट पर भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ए सर्वाहारी, बी अपघटक, सी मांसाहारी, और डी अपमार्जक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अपघटक होना चाहिए,
बट शायद आयोग ने इसका आंसर अपमार्जक दे रखा था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका डिकम्पोजर्स होना चाहिए, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम्स को छोड़ के उन्हें सड़ाते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर डी दिया था, बट कोई बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक रैखिक श्रृंखला है जो उत्पादक से शुरू होकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य पिरामिड और डी खाद्य मार्ग। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं कि रैखिक श्रृंखला की बात कर रहा है जो उत्पादक से स्टार्ट होकर उपभोक्ता तक जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो एक दिशीय प्रवाह करती है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। और ये उत्पादकों से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। ए जीव, बी प्रकाश, सी जल और डी मिट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं ए ऑप्शन क्या है, जीव क्या है, एक जैविक घटक है, जबकि प्रकाश, जल, मिट्टी ये तीनों के तीनों क्या एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगा लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है। ए जिराफ, बी हाथी, सी हिरन और डी डॉल्फिन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो डॉल्फिन मछली है ये क्या है, एक तरह से मांसाहारी जीव है जो कि छोटी छोटी मछलियों को और अन्य समुद्र जीवों को खा जाती है। और उसके अलावा सारे विकल्प क्या है, शाकाहारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें किसी एक जीव या प्रजाति का उसके पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ए रासायनिक पारिस्थितिकी, बी सौ पारिस्थितिकी, सी आनुवांशिक पारिस्थितिकी और डी पूरा जीव पारिस्थितिकी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्व पारिस्थितिकी होता है जिसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, इसमें एक ही प्रजाति या उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। ए ऑक्सीजन, बी डीएनए, सी सूर्य और डी भूगर्भिक स्रोत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है ये पृथ्वी पर सूर्य का सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का प्राथमिक स्रोत होता है। और क्या करते हैं, जो किसी भी टॉपिक लेवल में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को रासायनिक रूप में चेंज करके उसको खाद्य श्रृंखला में डालते हैं। तो इसका आंसर उम्मीद आपने लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं। ए जीवाणु और कवक, बी प्रोटोजोआ और शैवाल, सी लाइकेन और फर्न और डी पौधे और जानवर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं वो कौन होते हैं, तो जीवाणु और कवक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, जो मृत जैव पदार्थ है उसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। और ये क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, उनको पुनः मिट्टी में लौटाने का काम करते हैं, जिससे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्व है वो कभी समाप्त नहीं होते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव अपघटनीय पदार्थों का है। ए घास, फूल और प्लास्टिक कैन, बी घास, लकड़ी और प्लास्टिक बॉटल, सी घास, फल के छिलके और नींबू और डी घास, एल्युमिनियम फल और लकड़ी। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा समूह है जो केवल आपका जैव अपघटनीय पदार्थों का है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आप सारे ऑप्शंस को ध्यान में देख रहे होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मिल जाए, जिसमें आपको प्लास्टिक कैन हो गया, इस वाले में प्लास्टिक बॉटल हो गई, इस वाले में देख रहे हैं आपको एल्युमिनियम फॉयल मिल जा रहा है, और इस वाले में सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
और हमारे क्या है, जैव अपघटनीय पदार्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर भी हमारे क्या, ऑप्शन सी ही है। निम्न में से किस पारिस्थितिकी क्षेत्र में उत्पादकता सबसे अधिक होती है? ए टुंड्रा क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, सी विषुवतीय क्षेत्र और डी मध्य अक्षांश घास भूमि। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विषुवतीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक होते हैं। जैसे मान लिया अगर विषुवतीय क्षेत्र की बात करेंगे, इसके आसपास कोई क्षेत्र है विश्व, यहाँ पे चूंकि हीट आई मीन ताप ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो जब जैव विविधता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन सी, जो उम्मीद है सभी का सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? ए गौरैया, बी जीवाणु, सी कवक और डी केचुआ। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि इसमें से कौन आपका अपघटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं गौरैया क्या एक उपभोक्ता है। ठीक है, और अपघटक क्या होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और केचुआ क्या होता है, केचुआ एक अपमार्जक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? ए एशियन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, बी आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, सी अफ्रीकन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, डी अमेरिकन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपने AEPS का फुल फॉर्म पक्का इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एनर्जी, क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र है इसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका 1991 में प्रारंभ हुआ था। इसका काम क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक पहल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपुदमन बेवली किसके लिए प्रसिद्ध है? ए प्लगिंग, बी समुद्र तट की सफाई के लिए, सी स्वच्छ वायु के लिए और डी शिकार विरोध के लिए। उम्मीद है आप इनका नाम पक्का सुना होगा, रिपुदमन बेवली का, तो आपने इसका आंसर भी लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये आपका समुद्र तट की सफाई के लिए बहुत ही फेमस है। इन्हें हम बीच वॉरियर कहते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, रिपुदमन बेवली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी जल बंटवारा, सी पर्यावरण संरक्षण और डी मंदिर निर्माण। उम्मीद है आपने पक्का आंसर लगा लिया होगा कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आपका चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में। किस राज्य में स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश था, बट इस समय का क्या वो है आपका उत्तराखंड है। इसमें क्या होता था, महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि पेड़ों की कटाई ना हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1984, बी 1986, सी 1990 और डी 1996। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में लागू हुआ था। कब, जब भोपाल गैस त्रासदी कांड आपका 1984 का हो गया था, तो उसके बाद ये बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक उत्तराधिकार का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, सी ओडेम और डी एंसले। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार है इसका सिद्धांत किसने दिया था। इसका सही आंसर हमारा क्लेमेंट्स, जो आपके फ्रेडरिक क्लेमेंट्स साहब थे, इन्होंने ही आपका उत्तराधिकार का सिद्धांत दिया था, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्तराधिकार के प्रकार के आधार पर है। और ये क्या है, क्रमिक प्रक्रिया होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010 और डी
2011। तो आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारे क्या है, 2010, क्योंकि 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी और ये क्या है, सतत विकास सिद्धांतों को लागू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? ए गांव क्षेत्र, बी जलागम प्रबंधन, सी संसाधन संरक्षण तकनीक और डी जल संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, पर ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई गांव क्षेत्र बसाया जाएगा तो वहां पर जंगलों को काटा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हैबिटेट होगा उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे कि आपका प्रदूषण होगा। बाकी जब आप जलागम प्रबंधन करेंगे वो भी अच्छा है, संसाधन तकनीक संरक्षण तकनीक लगाएंगे वो भी पर्यावरण पर अच्छा रहेगा, और जल संचयन करेंगे, तीनों के तीनों ही आपके पर्यावरण पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। जबकि जब विलेज यार्ड बनाएंगे, आप गांव क्षेत्र को बसाएंगे, तो वहां पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें कोई जीव रहता है क्या कहलाता है? ए आवास, बी कुटिया, सी वन और डी वायुमंडल। तो आपको बताना है कि वह प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें कोई जीव रहता है उसे हम क्या कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए हैबिटेट, या जिसे हम आवास कहते हैं। हैबिटेट जीव का रहने का स्थान होता है जिसमें वो अपनी सभी जैविक एवं अजैविक क्रियाओं को करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ए स्थानिक, बी दुर्लभ, सी संकटग्रस्त और डी संकटापन्न। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि वे कौन सी प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंडेमिक, जिसे हम स्थानिक कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्थानिक प्रजातियां केवल एक ही निश्चित स्थान पर और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे नीलगिरी ताहर, अंडमान के कुछ पक्षी, ये सभी क्या होंगे, आपके एंडेमिक हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी इंडो बर्मा क्षेत्र और डी पूर्वी घाट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्वी घाट है ये आपका इंडिया का हॉटस्पॉट नहीं है। भारत में मेनली चार ही आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कौन सा आपका हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सूडालैंड। यही वे चार क्षेत्र है जो कि भारत में हॉटस्पॉट है, जबकि पूर्वी घाट क्या है, हॉटस्पॉट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भौगोलिक अवरोध के कारण एक प्रजाति दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए भौगोलिक, बी परिधीय, सी समीपस्थ और डी समस्थानिक। तो आपको बताना है भौगोलिक अवरोध के कारण जब एक ही प्रजाति और दो भागों में विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उसे हम एलोट्रॉपिक या भौगोलिक कहते हैं। क्योंकि एलोट्रॉपिक या भौगोलिक स्पेसिफिकेशन के चलते, जैसे आपका कोई नदी आ जाए, पर्वत आ जाए, इसी कारण इसमें आपका जीन ड्राफ्ट होगा या जीन फ्लो होगा, जिसके कारण एक ही समय में ये अलग अलग आपकी प्रजातियां दिखेंगी या एक ही जीव के डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीसीज दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। आइए तो इसका सही आंसर हमारा क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन ए एलोट्रॉपिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? ए पारिस्थितिकी क्षमता, बी जैविक क्षमता, सी बहुआयामी क्षमता और डी आनुवांशिक क्षमता। तो आपको बताना है आदर्श परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, जिसको क्या कहते हैं हम, जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल। जैविक क्षमता का मतलब क्या होता है, अधिकतम प्रजनन क्षमता। जितनी जैविक क्षमता होगी वही क्या होगी, उसकी अधिकतम प्रजनन क्षमता होगी। और ये आदर्श स्थितियों में परिस्थितियों में मापी जाती है। वास्तविक वृद्धि पर्यावरणीय प्रतिरोध से प्रभावित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कीट किसी क्षेत्र में नियमित रूप से पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए दीर्घकालिक, बी स्थानिक, सी महामारी
और डी छिटपुट। आपको बताना है जैसे कोई कीट अगर किसी क्षेत्र में नियमित रूप से पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही हमारा क्या है, ऑप्शन बी स्थानिक, जिसे हम एंडेमिक कहते हैं। आप जानते हैं एंडेमिक रोग या कीट क्या होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, जब कहीं अचानक प्रभाव होता है उससे हम एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक क्या होता है, जो वैश्विक फैलाव हो, जैसे आपने कोरोना को देखा था, कोरोना क्या थी, पेंडेमिक थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह होती है जिसे किसी विशेष आवास के प्रतीक के रूप में चुना जाता है। ए कीस्टोन, बी ध्वज प्रजाति, सी सूचक और डी छत्र प्रजाति। आपको बताना है वह कौन सी प्रजाति है जिसे किसी विशेष आवास के प्रतीक के रूप में चुना जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी ध्वज प्रजाति। क्योंकि जो फ्लैगशिप या ध्वज प्रजाति होती हैं, इनका उपयोग हम संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में हमने क्या किया था, हमने टाइगर को, हमने फ्लैगशिप था हमारा जिससे हमने टाइगर को प्रिजर्व किया था। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, जो इकोसिस्टम को नियंत्रित करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, जो पर्यावरण की गुणवत्ता को दर्शाती हैं, उन्हें हम इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉटस्पॉट के लिए मुख्य मानदंड क्या है। पहला स्थानिक प्रजातियों की संख्या, दूसरा खतरे की तीव्रता और तीसरा विदेशी प्रजातियों की संख्या। तो आपको बताना है कि हॉटस्पॉट के लिए मुख्य मानदंड क्या है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्योंकि आप जानते हैं हॉटस्पॉट के लिए स्थानिक प्रजातियों की संख्या मायने रखती है और खतरे की तीव्रता ये भी मायने रखती है, जबकि विदेशी प्रजातियों की संख्या से बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऑप्शन 1 और 2 से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्योंकि हॉटस्पॉट में क्या होता है, उच्च स्थानिकता देखते हैं और हम उच्च खतरा देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण क्या कहलाता है। ए बाह्य संरक्षण, बी स्थल संरक्षण, सी जटिल संरक्षण और डी दोनों। मतलब आपको बताना है कि प्राकृतिक आवास के बाहर अगर हम किसी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का संरक्षण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए XC2 या बाह्य स्थल संरक्षण। क्योंकि इससे क्या करते हैं, हम उस जीव के प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करते हैं। जैसे जू, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, इसमें क्या करते हैं, जो जीव होता है उसका प्राकृतिक आवास नहीं होता है। इन सीटू में क्या करते हैं हम, जिसे हम स्वस्थाने कहते हैं या हम स्थल संरक्षण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक आवास के अंदर ही हम क्या कहते हैं, उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। ए 12, बी 17, सी 16 और डी 17। तो आपको बताना क्या है कि जो SDG गोल्स है उनकी संख्या कितनी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 17। क्योंकि आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है, 17 है, जिस 2015 में दिया गया था। और हमारा ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम सभी को क्या कर लें, हम प्राप्त कर लें। ठीक है, और ये UN द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा भाग सूडालैंड हॉटस्पॉट में आता है। ए मिजोरम, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप और डी त्रिपुरा। उम्मीद है आप बता रहे होंगे या आपने आंसर लगा लिया होगा कि सूडालैंड हॉटस्पॉट किस में आता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि जो सूडालैंड हॉटस्पॉट है ये आपका निकोबार द्वीप समूह के आसपास आता है। और सूडालैंड हॉटस्पॉट में क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि उच्च जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा है, इस टॉपिक को भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ए 10, बी 15, सी 6 और डी 20। तो आपको बताना है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हैं भारत को आप 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे
आप जानते हैं भारत में जो भी जैव भौगोलिक क्षेत्र है विभाजित करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन पठार, फिर आपका गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व भारत, द्वीप समूह और आपका तटीय क्षेत्र। मतलब हमारे यहाँ 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी नागपुर और डी गुवाहाटी। तो आपको बताना है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि कहाँ पे स्थित है? आपका चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये कब से स्थापित है? तो आप जानते हैं तो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, उसी के तहत इसको स्थापित किया गया है। मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है, इसको भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र किसका उदाहरण है? ए पर्यटन स्थल, बी कृषि वन क्षेत्र, सी जैव विविधता हॉटस्पॉट और डी अंतरराष्ट्रीय वर्षा वन। आपको बताना है कि जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि क्या एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा और डी जल विद्युत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत है जिसका पर्यावरण पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो सौर ऊर्जा होती है, जो सोलर एनर्जी है, ये पूर्णतः स्वच्छ एवं नवीकरणीय है और इसमें जो प्रदूषण है वो नगण्य होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 2000, बी 2002, सी 2010 और डी 2017। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि भारत में जैव विविधता अधिनियम है कब पारित किया गया था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सन 2002, क्योंकि भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है इसे 2002 में पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम क्या दिखाता है? तो ये जैव संसाधनों के संरक्षण उपयोग की बात करता है। इसी के तहत आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बताई गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को क्षति नहीं पहुंचाता है? नहीं बताना है। ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा और डी जल विद्युत। तो आपको उस ऊर्जा स्रोत को बताना है जो पर्यावरण पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, क्योंकि आप जानते हैं सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय या रिन्यूएबल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का अमाउंट बिल्कुल नगण्य होता है। तापीय ऊर्जा जैसे से आपको जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनका उत्सर्जन होता है, जबकि सौर ऊर्जा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? ए भावनगर, बी जामनगर, सी मुंबई और डी पुडुचेरी। तो आपको बताना है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र है ये आपका जामनगर में है, जो कहाँ पे आपको पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये समुद्री जैव विविधता के अध्ययन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और डी जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आपको बताना है भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है
वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही भारत में वन्य जीव संरक्षण का कानून लागू हुआ था, और इसी के तहत जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो स्थापित किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 मई, सी 23 जून और डी 16 अप्रैल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो जैव विविधता दिवस है इसे हम 22 मई को मनाते हैं, और इसका उद्देश्य क्या होता है? जैव विविधता के प्रति संरक्षण और इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित बायोम का उदाहरण है? ए मीठा जल, बी घास भूमि, सी वर्षा वन और डी कृषि भूमि। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि इसमें से कौन सा आपका मानव जनित बायोम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं क्रॉपलैंड या जो कृषि भूमि होती है यह मानवों के द्वारा निर्मित होती है, और यहाँ पे मानव गतिविधियाँ बनती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और बात आप जानते होंगे कि प्राकृतिक बायोम क्या होते हैं, जैसे वन हो जाएगा, घास भूमि हो जाएगी, जलाशय हो जाएगा, ये सभी के सभी आपके प्राकृतिक बायोम के उदाहरण होते हैं। और जहाँ पे भी अर्बन इकोसिस्टम पाया जाएगा वो सभी क्या होंगे? आपके एंथ्रोपोजेनिक बायोम के उदाहरण होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ए आर्द्र भूमि, बी महासागर, सी मृदा और डी द्वीप। तो आपको बताना है जो रामसर भूमि है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो रामसर सम्मेलन है ये आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर संधि कब स्थापित हुई थी? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत जो है हमारा देश वो 1982 में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है। और आर्द्र भूमि क्या करता है? तो जैव विविधता, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये हम 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए थार मरुस्थल, बी गंगा मैदान, सी पश्चिमी घाट और डी पूर्वी घाट। तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट है यही पे भारत में सबसे जैव विविधता पाई जाती है, और ये क्या हॉटस्पॉट है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आप जानते हैं जहाँ पे मानसूनी वर्षा ज्यादा होगी, विविध प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, वहां पे जैव विविधता अपने आप ही सबसे अधिक पाई जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए कांटेदार वन, बी शंकुधारी वन, सी अल्पाइन वन और डी उष्णकटिबंधीय वन। तो आपको बताना है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये आपका उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा वन में जब ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ए सीता माता अभ्यारण्य, बी दर्रा अभ्यारण्य, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर मर जाएगा ऑप्शन डी, जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका चंबल क्षेत्र में स्थित है, और यही आपका गांधी सागर बांध भी है। और हाँ, ये जो है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा फेमस, याद रखेंगे ऑप्शन डी कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो आपको बताना है जो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल, क्योंकि आप जानते हैं जो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका केरल राज्य में स्थित है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। किसके लिए फेमस है? तो हाथी और बाघ के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केरल में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति है? ए नीलगिरी तहर, बी नीलगिरी लंगूर, सी काला हिरन और डी भालू या स्लॉथ बियर। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि केरल में पाई जाने वाली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए जो नीलगिरी ताहर है ये आपका नीलगिरी और पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में रखा गया है। तो याद रखिएगा ये एक पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट बकरी होती है और जो कि पर्वतों पे चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वन सरकार के स्वामित्व में होते हैं? ए जैविक वन, बी आरक्षित वन, सी संरक्षित वन और डी अवर्गीकृत वन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कौन से ऐसे वन है जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो आपके आरक्षित वन होते हैं इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और यहाँ पर जो मानव गतिविधियां होती हैं वो लगभग नगण्य होती हैं और ये सबसे अधिक संरक्षित श्रेणी में रखे जाते हैं। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी आरक्षित वन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी के जल का प्रदूषण किसकी मात्रा से मापा जाता है? ए तैरते कण, बी घुलित नाइट्रोजन, सी घुलित ऑक्सीजन और डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपको बताना है जो नदी का जल है इसकी प्रदूषण की मात्रा हम किससे मापते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या जिसे हम जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसी के द्वारा हम जल में प्रदूषण की मात्रा को मापते हैं। याद रखिएगा BOD जितना अधिक होगा वो जल उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा, इस बात को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ए सुंदरबन, बी पश्चिमी घाट, सी कच्छ करण और डी पूर्वी हिमालय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो कच्छ करण है यही इनका मुख्य निवास क्षेत्र होता है जंगली गधों का और ये शुष्क परिस्थिति में बहुत ही अनुकूलता के साथ रह लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है उसका आपको नाम बताना है। ए दाचीगाम, बी हेमिस, सी जिम कॉर्बेट और डी काजीरंगा। तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे आपका लद्दाख में है ये आपका हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उच्च हिमालय परिस्थितियों में पाया जाता है। कौन सा आपका? हेमिस नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है आपका? तो हिम तेंदुओं के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल टाइगर जो कि आपका संकटग्रस्त प्रजाति है किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए भारत, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल और डी भारत और श्रीलंका। उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा लिया होगा कि जो बंगाल टाइगर है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो बंगाल टाइगर है ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी क्या है? राष्ट्रीय पशु है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? तो बताएंगे सर 1973 में स्टार्ट किया गया था और ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में आता है और वर्ल्ड में जो भी टाइगर पाए जाते हैं उसमें से लगभग 70% हमारे प्यारे देश भारत में पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा और डी मेघालय। तो आपको बताना है केबुल लामजाओ जो है वो किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे आपका? यह आपका मणिपुर में है। कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। क्यों फेमस है? तो ये संगाई हिरण के लिए, किसके लिए आपका? बो एल्टर डियर
या इसे हम संगाई हिरण कहते हैं, इसके लिए फेमस है और ये क्या है, वानस्पतिक द्वीप पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील प्रजाति अर्थात वनरेबल श्रेणी में आता है? ए एशियाई चीता, बी नीली भेड़, सी गुलाबी सिर वाली बत्तख और डी जंगली सुअर। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन है जो कि आईसीएन की संवेदनशील प्रजाति अर्थात वनरेबल श्रेणी में आता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एशियाई चीता, क्योंकि आप जानते हैं जो एशियाई चीता है वो आईसीएन की वनरेबल श्रेणी में रखा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघों को डैश नहीं माना जाता है? ए शिकारी, बी सूचक, सी अम्ब्रेला और डी कीस्टोन। तो आपको बताना है जो बाघ है वो कौन सी प्रजाति नहीं माना जाता, नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो बाघ है ये आपका सूचक की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी अदरवाइज जो बाघ है वो सभी में आ जाएगा। बाघ क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज में भी रखे जाते हैं, ये कीस्टोन प्रजाति भी है, क्योंकि आप जानते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिकेटर प्रजाति जिसमें मैंने आपको पहले बताया, और टाइगर कंजर्वेशन पूरी इकोसिस्टम की रक्षा होती है, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1955 और डी 1960। तो आपको बताना है जो वन महोत्सव है इसे हमने कब स्टार्ट किया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो वन महोत्सव है इसे सन 1950 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1950 में स्टार्ट किया गया था। किसने द्वारा शुरू किया गया, तो के एम मुंशी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, वृक्षारोपण को बढ़ाना। और ये कब मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूकन क्या है? ए मुख्य भोजन, बी पक्षी, सी नदी और डी पर्वत शिखर। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि जो टोकन होता है वो क्या होता है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूकन जो है एक रंगीन चोंच वाला पक्षी है जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी पहचान इसकी बड़ी चोंच से होती है। तो टूकन क्या है, एक रंगीन पक्षी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री उदबिलाव किसका उदाहरण है? ए फ्लैगशिप स्पीसीज, बी अम्ब्रेला स्पीसीज, सी इंडिकेटर स्पीसीज और डी कीस्टोन स्पीसीज। तो आपको बताना है जो समुद्री उदबिलाव है वो इनमें से किस प्रजाति का उदाहरण है, ध्वज प्रजाति का, छत्र प्रजाति का, सूचक प्रजाति का या कीस्टोन प्रजाति का। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही समाधान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो समुद्री उदबिलाव है, जो सी ऑटर है, ये आपका इकोसिस्टम को बैलेंस करने में संतुलन रखता है, इसलिए क्या आपका ये एक तरह से आपका कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। किसका, कीस्टोन प्रजाति, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हंगुल, बी भारतीय बाइसन, सी काला हिरन और डी गिद्ध। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या, ऑप्शन ए, जो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और जो हंगुल जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो केवल आपका यहीं पे पाई जाती है। हंगुल को और क्या कहते हैं, इसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? ए हाइड्रोकार्बन, बी रेडॉन, सी आर्सेनिक और डी अमोनिया। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी रेडॉन, क्योंकि आप जानते हैं रेडॉन क्या है, एक रेडियोधर्मी गैस है जो भवनों के अंदर जमा हो सकती है या मिट्टी और चट्टानों से निकलती है और ये फेफड़ों के कैंसर लंग कैंसर का कारण बन सकती है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये इंडोर एयर पोल्यूशन का प्रमुख स्रोत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नदी संरक्षण, बी पक्षी संरक्षण, सी वन संरक्षण और डी मछली संरक्षण। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। जो चिपको मूवमेंट था ये क्यों फेमस था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो चिपको आंदोलन है ये आपका वन संरक्षण से संबंधित था और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से,
उत्तराखंड में, जो उस समय का उत्तर प्रदेश था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए जब भी कोई शिकारी पहुंचते थे, आई मीन वन काटने वाले पहुंचते थे, तो उसको घेर के खड़े हो जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ये इनके प्रसिद्ध नेता थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी, ये सभी इसके प्रसिद्ध नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति दुर्लभ मानी जाती है? ए भारतीय गैंडा, बी अंडमान टील, सी जंगली भैंसा और डी एशियाई चीता। तो आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि रेयर है, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो अंडमान टील है क्या एक दुर्लभ पक्षी है जो सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए एक रेयर स्पीसीज। आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। तो आपको बताना है जो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका बेंगलुरु में के पास स्थित है, जो कर्नाटक में पड़ता है, और ये अपने जू और सफारी के लिए बहुत फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है। अब मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये आपको ये भी पता होगा ये भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किसका प्राकृतिक आवास है? ए दो कुबड़ वाला ऊंट, बी एक सींग वाला गैंडा, सी जिराफ, डी चिंपैंजी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत जो है वो इनमें से किसका प्राकृतिक आवास है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो एक सींग वाला गेंडा है भारत इसका क्या है? प्राकृतिक आवास है। और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? हमारे असम राज्य में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका किसके लिए फेमस है? ये भी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किसका भाग है? ए कारपेट नेशनल पार्क, बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी दुधवा नेशनल पार्क और डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है किसका भाग है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो दुधवा नेशनल पार्क है इसी का क्या है? एक भाग है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है, जो कि आपका बाघ के संरक्षण के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी केरल, सी कर्नाटक और डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय उद्यान ये आपका केरल में स्थित है और ये यूनेस्को के हॉटस्पॉट में भी शामिल है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका लॉन्ग टेल मकाऊ भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और 1970 से 80 के दशक में यहाँ पे बांध परियोजना के कारण बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।